यह कहानी शुरू होती है एक बारिश वाले दिन से जहां एक ऊंची सी बिल्डिंग अंधेरे में डरावनी लग रही है। अंदर एक लड़का गलियारों में भाग रहा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है क्योंकि वह एक डरावने भूत से भाग रहा है। डर के मारे वह वॉशरूम में जाकर छुप जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि यह तो डेड एंड है। हाफ थका हुआ तभी ऊपर से वह भूत छत के पार से निकलता है। उसका भयानक चेहरा देखकर लड़के की रूह कांप जाती है। दीवारों पर खून के छींटे उड़ते हैं, जैसे भूत ने उस लड़के को मार दिया हो। अचानक सीन बदलता है। यह सब एक वर्चुअल रियलिटी वीआर गेम था। वही लड़का डर के मारे कांपते हुए अपना वीआर हेडसेट उतारता है और गेमिंग चेयर पर पीछे गिर जाता है। उसके लाइव स्ट्रीम पर लोग चैट में उसकी मजेदार रिएक्शन पर हंसी उड़ाते हैं। वह बोलता है, अरे यार, यह मजाक नहीं है। मेरी चेयर पर पसीना देख रहे हो। वीआर में यह खेलना सच में बहुत डरावना है। वह लड़का है चॉय डयन, जो 3 साल का एक वैरायटी गेम स्ट्रीमर है, जिसके यूट्यूब चैनल पर 70,000 राइबर है। वह स्ट्रीमिंग से ही अपनी कमाई करता है, लेकिन उसके दर्शक हमेशा उसे चिढ़ाते रहते हैं। तुम लोग तब तक नहीं समझोगे जब तक खुद ट्राई नहीं करते। वह हंसते हुए कहता है, क्या चाहते हो कि मैं फिर से बेहोश हो जाऊं जैसे पिछली बार हुआ था? वह अपने व्यूअर्स का शुक्रिया करता है कि वह उसके इस पागलपन भरे स्ट्रीम्स देखते हैं, जहां वह खुद को अजीब और डरावने एक्सपीरियंस में झोंक देता है। चॉय फिर से वीआर गेम शुरू करता है। इस बार एक ही ट्राई में उसे एग्जिट मिल जाती है। चैट में लोग उसकी तारीफों की बौछार कर देते हैं। कोई 20,000 वॉन का डोनेशन भेजता है और पूछता है, अगर वह भूत खूबसूरत होती तो क्या तुम रुक जाते? वर्कआउट करते हुए चॉय हंसता है, वाह धन्यवाद वायुटी 2000 वर्ण के लिए। लेकिन क्या बकवास बोल रहे हो तुम लोग? मैं कितनी बार कह चुका हूं, मैं एक्टिंग नहीं करता, सच में डर जाता हूं। और चाहे जितनी भी सुंदर हो भूत तो भूत ही रहती है। पता नहीं क्या कहते हैं। अगर कोई भूत सुंदर दिखे तो मतलब तुम पहले से उसके जादू में फंस चुके हो। वो बोलता है, चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मुझे अपने घर की तरफ निकलना है। स्ट्रीम खत्म करते वक्त एक व्यूअर डालमोंग उसे मैसेज करता है और पूछता है उस कोलैबोरेशन के बारे में जो उसने किसी और स्ट्रीमर यंग के साथ प्लान किया था। चॉय जवाब देता है, पता नहीं यार, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो फिलहाल टालना पड़ेगा। डालमोंग बताता है कि यंग को 1 महीने से किसी ने स्ट्रीम पर नहीं देखा। सब परेशान है। किसी और ने चैट में लिखा कि यंग ने पहले कहा था कि उसे एक कमाल का गेम मिला है और सबको इंतजार करने को बोला था, लेकिन अगले ही दिन वह गायब हो गया। चॉय हंसते हुए कहता है, शायद कुछ जरूरी काम आ गया होगा। वैसे भी मैं घर जाते वक्त उसके पास से ही निकलने वाला हूं। कल तक आराम करता हूं, फिर बताता हूं। वह यंग को कॉल करता है, लेकिन नंबर बंद आता है। उसे थोड़ी चिंता होती है, क्या सच में कुछ गड़बड़ है? पुलिस को बताना चाहिए क्या? तभी उसकी माँ का फोन आता है और वह कहता है, मैं बस निकलने ही वाला था माँ। मैंने बोला था ना कि रात में जाऊंगा, दिन में ट्रैफिक में फंस जाऊंगा। मैं बच्चा नहीं हूं, अपना ख्याल रख सकता हूं। सुबह तक पहुंच जाऊंगा, तुम बस सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। 1 घंटे का ही रास्ता है। एक रेस्ट स्टॉप पर चॉय वॉशरूम से निकलते हुए बोलता है, यार मर ही गया था रोकते रोकते। वह अपना फोन चेक करता है। हंग का एक मैसेज है जिसमें एक लिंक है। वह कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर अभी बंद है। अरे यार, अगर चिंता थी तो फोन तो ऑन रखता। बस लिंक भेजा और खुद गायब। लिंक खोलते ही उसे एक गेम दिखता है, डूगन डूगन गोस्ट लव। उसने पहले कभी यह नाम नहीं सुना। गेम की डिस्क्रिप्शन पढ़ी, जो आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ इस दुनिया में रह गई है, उन्हें प्यार से जीत लो और शांति से विदा करो। उसे याद आता है कि यंग ने एक पागलपन भरा अच्छा गेम मिलने की बात कही थी।
वह शक भरे अंदाज में मुस्कुराता है। क्या सच में वह गेम खेलते खेलते गायब हो गया? वह गेम इंस्टॉल करने लगता है। तभी बिजली कड़कती है। क्या बकवास है? अचानक यह बिजली कहाँ से आ गई? फोन पर गेम इंस्टॉल हो जाता है और एक वार्निंग दिखती है। औरतों की अधूरी इच्छाओं की ठंडक गर्मियों में भी बर्फ गिरा सकती है। बीच में छोड़ना मुमकिन नहीं। क्या तुम सच में इंस्टॉल करना चाहते हो? वह सोचता है, पैसे भी घर पर करने को कुछ नहीं। ट्राई कर लेता हूं। अगर मजेदार लगा तो स्ट्रीम कर लूंगा। गलती से वह एक्सेप्ट पर क्लिक कर देता है और गेम उसका डेट सर्च करने लगता है। बारिश में हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए वह बोलता है, अचानक इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? आज तो मौसम ने कुछ नहीं कहा था। जीपीएस गड़बड़ करने लगता है। स्ट्रेट हाईवे पर लेफ्ट टर्न लो। वह झुंझलाता है। अरे लेफ्ट कहाँ से आ गया सीधी रोड पर? यह जीपीएस पागल हो गया क्या? जीपीएस बार बार बोलता है, रूट डिविएशन के कारण रिकैलकुलेट कर रहा हूं। यू टर्न ले, लेफ्ट मुड़े। परेशान होकर वह जीपीएस बंद कर देता है। लेकिन आखिरी में आवाज आती है, यू हैव अराइव्ड योर डेस्टिनेशन। अचानक उसकी कार के सामने कोई आकृति दिखती है। वह घबरा जाता है और एक्सीलरेटर दबा देता है। किसी को टक्कर मार देता है और दीवार से जा टकराता है। हे भगवान, मैंने किसी को टक्कर मार दी। रियर व्यू मिरर में वह एक औरत को सड़क पर पड़ा देखता है। वह भागकर नीचे उतरता है। अब क्या करूं? पुलिस को बुलाऊं? नहीं, पहले एम्बुलेंस। लेकिन उसका फोन हैंग हो जाता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, बारिश वाली हाईवे पर एक औरत मेरी कार से टकरा गई। डर और घबराहट बस एक पल तक रही। फिर एहसास हुआ वह इंसान नहीं थी। गिरी हुई औरत धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों में नाराजगी और दर्द था। अब मैं क्या करूं? स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस आते हैं। जो भी हो, भूत है, भाग जाओ। पूछ लूं कि वह अब तक इस दुनिया में क्यों भटक रही है। सड़क के बीच खड़ी हो। कार का नुकसान हुआ है, मुआवजा दो। चोई फोन बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंद नहीं होता। कमीने, फोन बंद क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कहता हूं, अनजान लिंक से गेम मत डाउनलोड करो। तभी वह औरत उसके सामने आ जाती है। आवाज ठंडी और डरावनी, तुमने मुझे क्यों मारा? वह ऊपर देखता है और वह दोबारा कहती है, तुमने मुझे मरने क्यों दिया? उसके टूटे हुए हाथ, पैर और भयानक चेहरा देखकर चोई डर के मारे फोन फेंक देता है। भूत उसके पास आकर कहती है, मदद करो, तुम मेरी मदद कर सकते हो ना? घबराहट में चोई फोन पर पहला ऑप्शन चुन लेता है। भूत है, भाग चलो। वह कार की तरफ भागता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता। सिस्टम विंडो पॉप अप होती है। उसके चुनाव से वह बहुत निराश है। अफेक्शन लेवल काफी गिर गया है। भूत रोते हुए चिल्लाती है, सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? कोई मुझे देखना क्यों नहीं चाहता? एक और विंडो आती है। उसका अफेक्शन लेवल न्यूट्रल से हॉस्टाइल में बदल गया है। भूत की आवाज गुस्से में बदल जाती है, क्यों? मैं तो बस जीना चाहती थी। आखिरी विंडो कहती है, उसकी नफरत गहरी हो गई है। जल्दी भागो। चोई कार का दरवाजा खटखटाता है। यह खुल क्यों नहीं रहा? मुझे भागना होगा, लेकिन देर हो चुकी होती है। भूत उसका गला पकड़ लेती है। वह झटपटाता है। तभी भूत का चेहरा धीरे धीरे एक खूबसूरत लड़की में बदल जाता है। वह ठिठक जाता है। कहते हैं ना, अगर भूत खूबसूरत लगे तो मतलब तुम उसके वश में हो। तभी एक ट्रक उनकी तरफ आता है। चोय के मुंह से बस निकलता है, क्या मैं सच में उसके काबू में आ गया हूं? अगले ही पल ट्रक टकरा जाता है और खून चारों तरफ फैल जाता है। सीन फिर से रेस्ट स्टॉप के पार्किंग एरिया में लौटता है, जहां चोद दोयन जमीन पर गिरा पड़ा है। उसकी आंखें डरी और उलझन से चौड़ी हुई है। वह हाफते हुए कहता है,
उस दर्द को याद करते हुए जो उसे ट्रक टक्कर के बाद हाईवे पर पड़ा हुआ झेलना पड़ा था। एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ आता है और पूछता है, बेटा ठीक हो? लेकिन चॉय डर और सदमे में डूबा हुआ उसे झटक कर दूर कर देता है। उसकी सांसें तेज चल रही है और आंखों में गहरा डर है। आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। इस लड़के को क्या हुआ? आजकल किसी अजनबी की मदद करो तो खुद फंस जाते हो। चॉय अपने फोन की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, मैं फिर से रेस्ट स्टॉप पर हूं। लेकिन मैं तो हाईवे पर था। क्या मैं सपना देख रहा हूं? तभी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, चॉय डयन यू हैव डाइड, रिस्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट सेव पॉइंट। 2 और नोटिफिकेशन पॉप अप होते हैं। वह घबराते हुए कहता है, यह सब क्या है? डेट स्क्रीन पर उसका प्रोफाइल दिखता है। वीडियो गेम की तरह डिजाइन किया हुआ, जिसमें उसकी 10 में से 9 जिंदगियां बची है। वह बूढ़ा फिर कहता है, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? लेकिन चॉय कुछ कहे बिना ही उठता है, कार में बैठता है और तेजी से हाईवे की ओर निकल पड़ता है। यह सब नहीं हो सकता, वह खुद से कहता है, मैं बस थका हुआ हूं। इतनी स्ट्रीमिंग और एडिटिंग से नींद कम हो गई है। घर जाकर थोड़ा आराम करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। तभी कार के डैशबोर्ड पर फिर नोटिफिकेशन आता है, रीटिंग ड्यू टू डेविएशन फ्रॉम द रूट इन मोमेंट टर्न लेफ्ट। उसका दिल धड़कने लगता है। वही सीन दोबारा दोहराने लगता है। वह भूत फिर से हाईवे पर सामने आ जाती है। लेकिन इस बार चॉय ब्रेक मार देता है, बस थोड़ा सा दूर रुकते हुए। मेरे साथ ही यह सब क्यों हो रहा है? वह चिल्लाता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस गेम खेलता हूं, स्ट्रीम करता हूं। किसी का क्या बिगाड़ा मैंने? भूत उसकी कार के सामने खड़ी रहती है, हिलती भी नहीं। चॉय गुस्से में अंदर से चिल्लाता है, क्या सच में यह सब सिर्फ उस गेम की वजह से हो रहा है? आखिर मैं करूं तो क्या? कम से कम कुछ समझा तो दे। फोन फिर बजता है और स्क्रीन पर नया टेक्स्ट आता है, एस आई स्ट्रगल्ड बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, शी अपीयर्ड बिफोर मी अगेन फॉर द सेकंड टाइम। चॉय खुद से सोचता है, ठीक है, यह भी किसी विजुअल नवेल की तरह ही होगा। बस सही ऑप्शन चुनो और कैरेक्टर का अफेक्शन लेवल बढ़ाओ। अगर मैं उसका दिल जीत लूं तो शायद मैं सेफ रहूं। फोन पर 4 ऑप्शन दिखते हैं। ए, वो पहले ही मर चुकी है, धीरे से कार घुमाओ और निकल जाओ। बी, क्या फिर से मरना चाहता है, कार से बाहर निकल और चिल्लाओ। सी, उसे घर छोड़ने की पेशकश करो। डी, पूछो वो यहां क्या कर रही है और उसकी कहानी जानो। पसीने में तरबतर जॉय बड़बड़ाता है, सेफ ऑप्शन चुनूंगा तो बस एवरेज रिजल्ट मिलेगा। फिर खुद को संभालते हुए कहता है, शांत रहो जॉय, अब जो होना है हो जाने दो। तभी भूत उसकी कार के अंदर आ जाती है और ठंडी आवाज में बोलती है, तुम मुंह क्यों फेर रहे हो? सिर्फ मुझे ही तकलीफ क्यों झेलनी पड़ती है? चॉय कांपता है। वह कार की खिड़की पर जोर जोर से थपथपाने लगती है। यह नाइंसाफी है, वह खुद से कहता है, यह बस एक गेम है, बस एक गेम। बस चॉइस चुनो और खत्म करो। चॉइस 2। वह कार से बाहर निकलता है और बारिश में डरते हुए भूत को छतरी देता है। देखो, मैं बस यह कहना चाहता हूं कि मैं कोई संदिग्ध इंसान नहीं हूं। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मैं मदद करना चाहता हूं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। वह अपने फोन पर ऑप्शन सी चुनता है, ऑफर टू ड्राइव हर होम। कुछ सेकंड की खामोशी छा जाती है, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। वह मन में सोचता है, अरे कुछ तो बोलो, बस देखती क्यों जा रही हो? क्या मैंने गलत चॉइस चुनी? चलो मारा तो नहीं ना? तभी भूत धीरे से बोलती है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? चॉय हड़बड़ा कर कहता है, हाँ, मैं देख सकता हूं। अचानक वह उसे गले लगा लेती है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। वह रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ,
मैं अब और नहीं सह सकती। जॉय हैरान होकर देखता है कि उसका चेहरा अब बदलकर एक प्यारी लड़की जैसा हो गया है जो अब भी रो रही है। फोन पर नोटिफिकेशन आता है। योर चॉइस हैज स्लाइटली इंक्रीज्ड हर फेवरेबिलिटी। हर कंडीशन स्टेबलाइजेस। थोड़ा चैन की सांस लेते हुए चॉइस सोचता है, इस लड़की की कहानी क्या होगी? इतनी तकलीफ, इतना दर्द, आखिर हुआ क्या था इससे? वो कहता है, मैं पूरी तरह भीग गया हूं। ऐसे तो ठंड से मर जाऊंगा। जरा हटो। कार में चलते हैं। सीन बदलता है। अब दोनों कार में बैठे हैं। वह सोचता है, किसी तरह इसे कार में बैठा लिया। लेकिन अब यह साइलेंट डेट जैसी लग रही है। अगर यह डेटिंग सिम होता तो कम से कम कोई ऑप्शन तो आता। अब क्या करूं? डैशबोर्ड मिरर में उसे वही ट्रक दिखता है जिसने उसे पहले कुचला था। वही ट्रक शुरुआत में जिसने मुझे मारा था। वह सोचता है, पहले इसे किसी सेफ जगह ले चलता हूं, फिर बात करते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी साइड का दरवाजा ठीक से बंद नहीं है। वह कहता है, तुम्हारे साइड का दरवाजा खुला है। एक सेकंड रुकना, मैं बंद कर देता हूं। वह झुककर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर उसके गोद में गिर जाता है। डर के मारे ऊपर देखता है और देखता है कि वह लड़की भी उतनी ही डरी हुई है जितना वह खुद। चोई को लगा कि यह सिर्फ उसकी कोई छोटी सी गलती नहीं थी। तभी वह भूत बोली, क्या यही वजह थी कि मुझे यहां लाया गया? यह सुनकर चोई और भी ज्यादा डर गया और घबराहट में जल्दी से बोला, ना नहीं, ऐसा नहीं है। सच में वह एक हादसा था। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके मन के अंदर वह यकीन कर चुका था कि अब उसकी मौत पक्की है। जल्दी ही उसने बात बदल दी। हम ऐसे रोड पर रुक नहीं सकते। मैंने सोचा कि तुम शायद दरवाजा खुद से बंद नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं मदद करना चाहता था। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं वैसा इंसान ही नहीं हूं। स्कूल में मेरा निक नेम था शट इन गेमर। चोई ने देखा कि वह भूत कांप रही थी। तभी उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। फिर उसने कहा कि चलो गाड़ी चलाते हैं। आगे एक रेस्ट स्टेशन है, वहीं रुकेंगे। बीच हाईवे पर रुकना बहुत खतरनाक है। भूत ने उसकी तरफ देखा। चोई ने भी डरते हुए उसकी तरफ नजर डाली। दोनों की नजरें मिली, लेकिन चोई ने जल्दी से नजरें हटा ली और बोला, अगर तुम नहीं चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन तभी वह भूत हंसने लगी। यह देखकर चोई और भी कंफ्यूज हो गया। वह बोली, सॉरी, शायद मैं इसलिए हंसी क्योंकि मुझे राहत महसूस हुई। मुझे डर था कि जिस पहले इंसान से मिलूंगी वह कोई अजीब आदमी होगा। उसने चोई को राइड देने के लिए शुक्रिया कहा और अपना नाम बताया, मेरा नाम हायन है। फिर उसने पूछा, और तुम्हारा नाम? चोई ने जवाब दिया, मैं चोई दोयन हूं। फिर दोनों हाईवे से नीचे उतर गए। यन ने चोई का फिर से धन्यवाद किया और बोली, तुम्हें अपनी व्यस्तता में भी मुझे लिफ्ट दी, इसके लिए शुक्रिया। चोई ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कोई बात नहीं, यह तो बस थोड़ी सी डिटोर है। बस। फिर यन बोली, अजीब लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे दोबारा किसी से ऐसे बात करने का मौका मिलेगा। सच कहूं तो मैंने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी थी। चोई ने पूछा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या बताओगी कि क्या हुआ था? तुम इस रोड पर क्या कर रही थी? अगर बोलना मुश्किल हो तो कोई बात नहीं, बस जिज्ञासा थी। यह सुनकर यन उदास हो गई। उसने कहा, मुझे खुद नहीं पता। उसे बस इतना याद था कि एक अनजान आदमी ने उसे कहीं से जबरदस्ती खींच लिया था, और जब होश आया तो वह हाईवे पर थी। पहले तो उसे लगा कि वह बच गई है, पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह लोगों को मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई उसे देख ही नहीं पा रहा था। दिनों तक चलते रहने के बाद भी सड़क खत्म नहीं हो रही थी। तभी उसे एहसास हुआ वह मर चुकी है और इस जगह से निकल नहीं सकती।
वह पूरी तरह अकेली थी। फिर वह रोने लगी और बोली, जब मैंने तुमसे पहली बार बात की तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। आंसू पोंछते हुए उसने कहा, इतने लंबे वक्त बाद किसी से बात की। शायद इसलिए मैंने खुद को शर्मिंदा कर लिया। अपने परिवार की याद आते ही उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने चोई का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी मदद की। चोई उलझन में था कि क्या कहे जिससे वह थोड़ा सा भी सुकून महसूस करे। फिर उसने पूछा, अगर तुम्हारा परिवार तुम्हें देख ही ना पाए तो यन ने धीमी आवाज में कहा, तो क्या तुम बुरा मानोगे अगर मैं थोड़ी देर और रुकी? तो वह मुस्कुराई और बोली, ऐसे मत देखो, शर्म आती है। क्या तुम मेरी आखिरी बात उन तक पहुंचा दोगे? चोई की आंखें चौड़ी हो गई। अब उसे पूरी बात समझ आ गई थी। उसने सिर हिलाकर हामी भरी और वादा किया कि वह उसका मैसेज पहुंचा देगा। तभी सूरज की किरणें गाड़ी पर पड़ी। रात खत्म हो चुकी थी। चोई ने सोचा, क्या यह सच में किसी गेम का कैरेक्टर है? उसके मन में कई सवाल उठे, लेकिन वह जानता था कि अभी यह पूछने का समय नहीं है। वह बस इतना चाहता था कि यन अपने परिवार से मिल पाए। अचानक उसके मोबाइल पर एक पॉपअप आया, पहली मिडनाइट डेट जल्द ही समाप्त होने वाली है। चोई चौंक गया। क्या डेट खत्म होने वाली है? यह अचानक क्या हो रहा है? उसने हैरानी से यन की तरफ देखा। सूरज उगते ही यन धीरे धीरे गायब होने लगी। उदासी भरे स्वर में उसने चोई से कहा, माफ करना, तुम्हारी मदद के बाद भी मैं सिर्फ रात में होश में आती हूं। फिर उसने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, क्या तुम थोड़ी देर और मेरी मदद करोगे? चोई ने बिना झिझक कहा, हाँ, मैं जरूर आऊंगा। उसने वादा किया कि वह उसी जगह दोबारा मिलेगा जहां वे पहली बार मिले थे। यन मुस्कुराई और बोली, मैं आज रात तुम्हारा इंतजार करूंगी, और धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद चोई के मोबाइल पर दिखा, मिडनाइट डेट समाप्त। रोमांस स्कोर कैलकुलेट किया जा रहा है। उसका स्कोर था 80 पॉइंट्स, एक डेथ पेनल्टी लागू। रोमांस रैंक भी नेगेटिव और 40 एलपी गेम करेंसी। सुबह होते ही चोई हैरान था। फोन पर भरे पड़े थे नोटिफिकेशन। गेम में दिखा कि यन का अफेक्शन लेवल नॉर्मल है। अब चोई को लगने लगा था कि यह सिर्फ गेम नहीं है। उस भूत की सच्ची कहानी सुनकर उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन की भावना रह गई थी। उसके मन में ढेरों सवाल घूम रहे थे। वह उस हाईवे पर क्यों भटक रही थी? क्या वह सच में इस दुनिया में थी? और यह गेम आखिर है क्या? वह अपनी सोच में इतना उलझ गया कि उसने सिर कार के स्टीयरिंग पर मार लिया। वो घुटन और बेचैनी महसूस कर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी अपने दोस्त यंग के मैसेज पर। वही दोस्त जिसने उसे यह गेम खेलने को कहा था। यंग ने लिखा था, जल्दी मेरे घर आओ। यह पढ़ते ही चोई ने फौरन गाड़ी चलाई और पूरी स्पीड से उसके घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। इससे चोई की बेचैनी और बढ़ गई। कुछ देर बाद चोई हंग के घर पहुंचा। वह तेजी से उसके कमरे में गया और उसका नाम पुकारा, लेकिन कमरा खाली था। मुख्य दरवाजा भी खुला हुआ था। चोई को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। वहां बहुत सारे अखबार के कटिंग्स और तस्वीरें लगी हुई थी, जैसे कोई किसी केस की जांच कर रहा हो। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। वह एक मिसिंग रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट में नाम था हायन। रिपोर्ट से साफ था कि हाँ, यन कोई काल्पनिक किरदार नहीं बल्कि असल जिंदगी की इंसान थी और वह लंबे समय से लापता थी। चोई जब वह रिपोर्ट पढ़ रहा था तभी उसके पीछे एक और भूत घूम रही थी। वह नहीं जानती थी कि उस कमरे में अब एक और इंसान भी मौजूद है, और तभी उस भूत ने चोई को देख लिया। जब चोई वह रिपोर्ट पढ़ ही रहा था और सारी बात समझने की कोशिश कर रहा था तो उसने उलझन में कहा, जो बंदा बस घर पर बैठकर गेम खेलता है, उसके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स कैसे हो सकते हैं? वहां सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी बल्कि पूरी एक फाइल भरी हुई थी। ऐसी ही पेपर से ज्यादातर रिपोर्ट्स मर्डर केस और मिसिंग लोगों के बारे में थी। हायन को भी एक ऐसे आदमी ने मारा था जिसे उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। इनमें से कुछ खबरें चोई पहले न्यूज में भी देख चुका था।
इसका मतलब था कि जिन लोगों की निर्दोष हत्या हुई थी वही वही सब भूत बनकर इस गेम में कैरेक्टर्स के रूप में दिखाई दे रहे थे। फिर चोई ने पास में पड़ी एक नोटबुक उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी ने उसमें भूतों के बारे में जरूरी जानकारियां लिखी थी। उसमें लिखा था कि हर भूत उसी जगह पर नजर आता है जहां वह मरा था या जहां से उसका गहरा जुड़ाव होता है। जब तक उनका भौतिक शरीर मौजूद रहता है वह अपनी मौत की जगह से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। हालांकि कुछ छोटे अपवाद होते हैं। सुबह जैसी पॉजिटिव एनर्जी के समय में ऐसे आत्माएं गायब हो जाती है और चाहे कुछ भी करो इस गेम को डिलीट या क्विट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी डेटिंग सिम में नहीं होता। एक ही रास्ता है, उनका अफेक्शन लेवल बढ़ाओ और एंडिंग तक पहुंचो। वह नोटबुक पढ़ने में इतना डूबा हुआ था कि उसे अपार्टमेंट के फायर अलार्म की आवाज तक सुनाई नहीं दी क्योंकि वहां मौजूद भूत आग में जल रही थी और उसने आसपास की चीजों को भी आग में झोंक दिया था। वह धीरे धीरे छोई की तरफ बढ़ी और गहरी काली आवाज में बोली, अच्छे से छिप जाओ वरना तुम्हारे बाल दिख जाएंगे। अब चोई को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। वह जलती हुई चीजों को राख बना रही थी और बोली, गार्डन में मत छिपना, वहां तो लेट्यूस के बीज है। तभी चोई के स्मार्टफोन पर वार्निंग आई, हर अफेक्शन लेवल, हेट्रेड, एस्केप इमीडिएटली। वह भूत आगे बढ़ते हुए बोली, फैस के पास भी मत जाना, वहां कद्दू की बेलें है। वह ऐसे ही बकवास बातें करते हुए पास आती जा रही थी। अब छोई बुरी तरह डर चुका था। वह कांपते हुए पीछे हट रहा था कि तभी उस भूत ने कहा, मिल गया तुमसे, और उसके साथ ही उसने अपने जलते हुए हाथों से पास रखे गैस स्टोव को छू लिया। एक पल में पूरा अपार्टमेंट आग की लपटों में घिर गया। वह अंदर फंस गया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तेज तापमान से उसका शरीर जलने लगा। लेकिन जलते हुए भी उसके मन में एक ही सवाल था, उसके दोस्त ने उसे यह गेम भेजा ही क्यों? तभी उसकी नज़र नोटबुक के पीछे पड़ी जहां लिखा था आई एम सॉरी दोयन प्लीज। यह देखकर वह और भी उलझ गया। उसके साथ क्या हुआ था? उसने मुझसे माफी क्यों मांगी? लेकिन अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। भूत ने टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाया और बोली, तुम्हारी वजह से वह सब मर गए। और अगले ही पल खून की छींटें उड़ी। जो दूसरी बार भूतों की वजह से मर चुका था। लेकिन तभी बिजली कड़कती है और वह अपने आखिरी चेक पॉइंट पर फिर से रीस्पॉन हो जाता है। इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरा हुआ था। रोते हुए बोला, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? थोड़ी देर बाद उसने किसी को कॉल किया लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। वह टूट चुका था। दोस्त कॉल नहीं उठा रहा था और वक्त यूं ही निकल रहा था। पर अब उसे कुछ बातें समझ आने लगी थी। पहली, यह गेम डिलीट नहीं हो सकता। भले ही वह फोन फेंक दे वह किसी ना किसी तरह वापस आ जाता है। और दूसरी, इसमें लाइव्स लिमिटेड है। शुरू में उसे शक था, लेकिन अब यूआई देखकर और 2 मिसिंग लाइव्स देखकर उसे यकीन हो गया था। वह थक चुका था, मायूस और हारा हुआ। धीरे से बोला, भूतों वाला डेटिंग सिम जिसमें जान की बाजी लगानी पड़े। यह कौन बनाता है ऐसी चीजें? अगर मैं किसी को बताऊं तो सब मुझे पागल समझेंगे। फिर उसे याद आया वह नोटबुक। अगर वह किसी तरह उसे फिर से पाले तो शायद गेम और भूतों के बारे में और जानकारी मिल सके। लेकिन वहां वापस जाना नामुमकिन था। तभी उसे याद आई हां यन जिससे उसने रात में दोबारा मिलने का वादा किया था। वह बोला, यूं बैठे रहने से कुछ नहीं बदलेगा। उसने ठान लिया कि वह यन की मदद करेगा। कुछ देर बाद वह यन के घर के पते पर पहुंचा। वहां उसने एक आंटी से पूछा कि क्या वह परिवार अभी भी यहाँ रहता है। आंटी ने बताया कि वह लोग 1 साल पहले ही यहाँ से चले गए। वह बोली, ऊपर एक पिता और 2 बेटियां रहती थी। लेकिन जब बड़ी बेटी गुम हो गई तो कुछ महीनों बाद वह सब यहाँ से चले गए। चोई ने पूछा, क्या आपको पता है वह कहाँ गए या उनका कोई कांटेक्ट है? आंटी ने साफ मना कर दिया, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता।
और अगर तुम उन्हें जानते भी हो तो बेहतर है। अब उन्हें परेशान मत करो। वह लोग अब अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर चुके हैं। उदास होकर चोई वहां से निकल गया। उसके मन में चल रहा था, इन लोगों को तो पता भी नहीं कि हाँ, यन अब इस दुनिया में नहीं है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? यहां आना भी बेकार गया। उसे लगा अगर वह यन के परिवार से मिलता तो शायद उसे उनसे मिलाने में मदद कर सकता था। तभी उसकी माँ का कॉल आया। उसने कहा, माँ कुछ जरूरी काम आ गया है, आज नहीं आ पाऊंगा। माँ गुस्से में बोली, क्या? तुमने वादा किया था, तुम्हारा भाई आ गया है, पापा भी आने वाले हैं। तभी चोई की नजर पास के खंभे पर पड़ी। वहां हाँ यन का मिसिंग पोस्टर लगा था। उसने जल्दी से माँ को कहा, माँ बाद में बात करता हूं, अभी बहुत जरूरी काम है, और कॉल काट दी। उसने वह पोस्टर उतारा और नोटबुक की बातों से जोड़ना शुरू किया। नोटबुक में लिखा था कि भटकती आत्माएं सुबह के वक्त गायब हो जाती है, पर उसके दोस्त के घर वाला भूत तो दिन में भी दिखा था और यहाँ के लोग तो यन की मौत से भी अनजान थे। तो क्या अगर उसका शरीर मिल जाए तो यन फिर से आजाद होकर घूम सकेगी? उसने ठान लिया। वह खुद यन से यह सवाल पूछेगा और अगर उसे उसका शरीर मिला तो वह उसके परिवार को जरूर बताएगा। गाड़ी में बैठा वह थक चुका था। रात भर यन के साथ बिताने के बाद उसे नींद आने लगी तो उसने सोचा, थोड़ा सो लेता हूं। अंधेरा होने तक रात में उसी हाईवे पर हाँ यन चोई का इंतजार कर रही थी। हर गुजरती गाड़ी को देखती, उम्मीद करती कि यह वहीं होगा, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रुकी। वह थोड़ी उदास हुई पर खुद से बोली, कोई बात नहीं, उसने कहा था कि वह आएगा, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, जरूर आएगा। लेकिन वक्त बीतता गया, बारिश शुरू हो गई और फिर भी चोई का कोई नामोनिशान नहीं था। यन अकेली कोने में बैठी थी, आंसू बहते जा रहे थे। तभी एक आवाजें आई, क्या तुम ठीक हो? यन ने ऊपर देखा, वो चोई था। उसने माफी मांगी, सॉरी, देर से आया, बस थोड़ा सोने का इरादा था, पर अलार्म नहीं सुना। यन पास आई और बोली, मुझे लगा तुम नहीं आओगे, और उनकी मिडनाइट डेट शुरू हुई। चोई ने माफी मांगी, अगली बार पहले आ जाऊंगा, प्रॉमिस। दोनों कार में बैठे और चलते गए। चोई ने पूछा, तुम ऐसे क्यों खड़ी थी? वह हंसते हुए बोली, इतनी शर्म आ रही थी कि जमीन में गिर जाना चाहती थी। तभी चोई ने कहा, आज मैं तुम्हारे घर गया था। यह सुनकर यन की आंखें चमक उठी। सच में मेरे परिवार के बारे में कुछ पता चला? चोई झिझका, फिर बोला, उन्होंने वहां से 1 साल पहले ही घर छोड़ दिया, अब वहां कोई और रहता है। यह सुनकर यन का दिल टूट गया। वो बोली, सॉरी, तुम्हें यूं बेकार भेज दिया। जोई ने कहा, चलो पास के कन्वीनियंस स्टोर चलते हैं, वहीं बैठकर बात करते हैं। यन ने सिर हिलाया। वह बोला, हम उनके पेरेंट्स से सीधे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो पुलिस को रिपोर्ट देंगे, कुछ तो रास्ता निकलेगा। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यन ने थोड़ी देर बाद पूछा, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम मुझे इग्नोर भी कर सकते थे। चोई सोचने लगा, अगर वह गेम डिलीट कर सकता तो अब तक कर चुका होता। लेकिन जवाब देने से पहले ही स्क्रीन पर फिर से पॉपअप आया, यन सडन क्वेश्चन, चूज योर रिस्पांस। 2 ऑप्शन थे, एक क्योंकि तुम मेरी टाइप हो, बी क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। और चोई के पास बस 10 सेकंड थे जवाब देने के लिए। क्लॉक तेजी से टिक टिक करने लगी। चोई घबरा गया, समझ नहीं पा रहा था क्या बोले। आखिर में उसने ए चुना, क्योंकि तुम मेरी टाइप हो। यह सुनकर यन हल्के से मुस्कुराई और बोली, मतलब मेरी टाइप यानी तुम्हें भूत पसंद है? जोई झट से बोला, ना नहीं, बस कोई इतनी खूबसूरत लड़की रो रही थी तो मदद किए बिना रहा नहीं गया। बस इतना ही। यन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। लग रहा था वो उसके जवाब से संतुष्ट थी और धीरे धीरे उनकी कार अपने अगले डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। चोई ने अपनी गाड़ी एक मोटेल के पास रोकी क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। वह दोनों एक ही छतरी के नीचे कन्वीनियंस स्टोर की तरफ बढ़े। रास्ते में यन ने हल्के हल्के हिचकिचाते हुए पूछा, मुझे बस यह कंफर्म करना था, तुम अचानक मुझे ऐसी जगह क्यों लेकर आए हो? कुछ लोग तो दूसरों की मदद बस इसलिए करते हैं
ताकि बाद में उनके परिवार से पैसे मांग सके या फिर कुछ गलत मांगे। वह थोड़ी देर रुकी और बोली, मैं बस यह जानना चाहती थी कि तुम वैसे इंसान तो नहीं हो। ना। लेकिन फिर मुस्कुरा के बोली, वैसे अगर तुम ना होते तो शायद मैं आज भी सड़कों पर अकेली भटक रही होती और शायद फिर से बाहर फेंक दी जाती। यह सुनकर चोई थोड़े हैरान और डरे से रह गए। क्या वह अब भी उन पर शक कर रही थी? उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं, मेरा ऐसा कुछ सोचने का इरादा कभी नहीं था। यह सुनते ही यन हंस पड़ी और बोली, अरे मजाक कर रही थी। तुम्हारा रिएक्शन बहुत फनी था, इसलिए अब बार बार करूंगी। इस बात पर चोई थोड़ा सा लाल पड़ गया और बोला, प्लीज अगली बार मत छेड़ना। वो मुस्कुरा कर बोली, सॉरी, अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूं। तुम वैसे इंसान नहीं लगते। चोई जब उसे देख रहे थे तभी उसने बात टाल दी। कुछ नहीं, अपने आप से बात कर रही थी। जब वह दोनों स्टोर पहुंचे तो देखा वह पहले ही बंद हो चुका था। चोई ने मोबाइल निकालकर दूसरा स्टोर ढूंढने की कोशिश की और कहा, मुझे यह सोचने की जरूरत थी, अब क्या करें, कहीं और चलें। पर यन ने कहा, इतना आगे आ गए हैं तो वापस क्यों जाएं? पास में मोटेल है, वहां बारिश से बच सकते हैं और बातें भी कर लेंगे। पहले तो चोई हिचकिचाया लेकिन आखिर में उसने मान लिया। कमरे में पहुंचते ही यन उछलकर बेड पर गिर पड़ी। वह बहुत खुश थी। बोली, वाह, इतने टाइम बाद बिस्तर देखा है। चोई मुस्कुराया और बोला, तुम यहां सिर्फ बेड के लिए आई हो क्या? वह बोली, जरा सोचो, डामर पर रोज सोने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। मुझे यह बिस्तर बहुत मिस हुआ। वहां बस हाईवे की अनंत लाइट्स और हिरनों की चीखें सुनाई देती थी। लेकिन सबसे ज्यादा मिस किया तो इसी बेड को। फिर उसने कहा, तुम भी आ जाओ ना, यह बहुत सॉफ्ट है। चोई थोड़ा लाल पड़ते हुए बोला, ऐसी बातें मत करो जिनका मतलब कोई गलत निकाल ले। वह हंस पड़ी और बोली, ठीक है, ठीक है। तभी चोई ने उसे वह बातें बताई जो उसने अपने दोस्त के घर से सीखी थी कि जिन भूतों की लाशें मिलती नहीं, वह उसी जगह के आसपास भटकते रहते हैं जहां उनकी मौत हुई थी और सुबह की धूप में गायब हो जाते हैं। उसने वह फ्लायर भी दिखाया जो उसने उसके घर के पास पाया था। उसने बताया कि उस घर में अब दूसरे लोग रहते हैं और उन्हें भी 2 साल हो गए हैं, और जब उसने मिसिंग पर्सन सेंटर फोन किया तो वहां भी उसका केस अब तक मिसिंग ही दिखाया जा रहा था। फिर जोई ने पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि उस दिन क्या हुआ था? यह सुनकर यन का चेहरा फीका पड़ गया। थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, सच कहूं तो मुझे ठीक ठीक याद नहीं। उस दिन मैं अपने पार्ट टाइम जॉब से घर जा रही थी। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी। जब मुझे थोड़ी होश आई तब देखा कि एक आदमी कार से उतर रहा था। वह शायद नशे में था, किसी को फोन कर रहा था, और जब उसने देखा कि मैं जिंदा हूं तो वह मेरे पास आया और मेरा गला दबा दिया। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। वह बोली, फिर उसने मुझे कार में डाल दिया। मुझे बस इतना याद है कि उसकी हाथ की पीठ पर एक गुलाब का टैटू था। कार के बाहर कोई पुराना गोदाम और कंटेनर बॉक्स दिख रहे थे। बस इतना ही याद है। चोई ने तुरंत कहा, बस अब और याद करने की जरूरत नहीं, इतना ही काफी है। क्या तुम उस आदमी को जानती थी? वह बोली, नहीं, कभी देखा भी नहीं था। चोई ने सोचा कि यह तो साफ ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। डर की वजह से उसने बॉडी छुपा दी। फिर उसने कहा, अगर हम सैटेलाइट मैप से अबेंडन्ड वेयर हाउस ढूंढे तो शायद तुम्हारी बॉडी मिल जाए और फिर उस आदमी को सजा मिलनी ही चाहिए। उसने आगे कहा, अगर तुम्हारा परिवार हमारी मदद करे तो काम और आसान हो जाएगा। तुम्हें उनका कोई कांटेक्ट याद है? यन ने उदास होकर कहा, बहुत टाइम बीत गया। शायद उन्होंने मुझे ढूंढना छोड़ दिया होगा। शायद मैं उन्हें बस और दुख दूंगी। चोई ने कहा, नहीं, मैंने उनसे बात की थी। वह अब भी तुम्हें मिस करते हैं। वह घर भी छोड़ गए क्योंकि हर चीज उन्हें तुम्हारी याद दिलाती थी। तुम्हारा परिवार बहुत करीब था। मुझे यकीन है वह तुम्हें अब भी याद करते हैं
और अगर कुछ भी ना हुआ तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर यन ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। वह बोली, रुको, तुमने सच में सबसे पूछताछ की? फिर बोली, थैंक यू और सॉरी भी। तभी गेम की स्क्रीन पर लिखा आया, यनस अफेक्शन लेवल इंक्रीज्ड। फिर दोनों ने तय किया कि पहले यन के पापा हाप्टे को मैसेज भेजते हैं। उसका नाम सुनते ही वह उछल पड़ी और गलती से छोई पर गिर गई। उनकी आंखें मिली। यन मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हारे कान लाल हो गए हैं। छोई ने मुंह फेरते हुए कहा, तुम भारी हो, उतर जाओ। दोनों हंस पड़े और उस पल के लिए सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। फिर चोई बोला, मैं नहा लेता हूं। 2 दिन से नहाया नहीं, बारिश में भीग गया था। जाते जाते बोला, तुम सोच लो कि मैसेज में क्या लिखना है, वरना फैमिली शॉक हो जाएगी। यन मुस्कुराई और बोली, ठीक है। वह आराम से बेड पर लेट गई और बोली, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम बाद इतना आराम मिला है। चोई को छेड़ते छेड़ते पता नहीं कब इतना कनेक्शन बन गया। काश सुबह कभी ना आए। इधर बाथरूम में चोई अब भी लाल पड़े थे, उसके बारे में सोचते हुए। तभी बाहर उनका फोन बजा। कॉल थी हंग की, उसी दोस्त की जिसके घर वह गए थे। दृश्य बदलता है। हंग अपने कमरे में था, चारों ओर खून के निशान। वह बुरी तरह डरा हुआ था, किसी को फोन करने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई। ओपा वो कांपते हुए पीछे मुड़ा और वहां खड़ी थी एक भूतनी जिसकी हड्डियां टूटी हुई थी, गर्दन एक तरफ झुकी हुई, चेहरा डर से भरा। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और बोली, क्यों भाग रहे हो? तुमने कहा था मैं सुंदर हूं, हमें डेट पर जाना था ना, अब क्यों भाग रहे हो? और उसी वक्त उसका खौफनाक चेहरा नजर आया। वह दृश्य इतना डरावना था कि ह्यूं की सांसें थम सी गई। हमारा सीन वापस चॉय के होटल में शिफ्ट होता है। अब चॉय अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था। चॉय को टेंशन में देखकर यन बोली, शायद बहुत जरूरी कॉल था, मुझे पहले बता देना चाहिए था क्या? लेकिन चॉय ने कैजुअली मना करते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर कुछ जरूरी होगा तो वह खुद ही कॉल कर लेंगे। पर अंदर से चॉय थोड़ा परेशान था। फिर दोनों ने कमरे की लाइट बंद करके सोने की कोशिश की। यन ने चिंतित होकर पूछा, क्या सच में ठीक है अगर मैं बेड पर सोऊं और तुम जमीन पर? जिस पर चॉय ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, वह ज्यादा देर बैठने से उसकी कमर में दर्द हो जाता है, इसलिए वह कभी कभी फर्श पर ही सो जाता है। यह सुनकर यन ने आंखें बंद कर ली। बेड पर लेटी हुई यन ने धीरे से कहा, अगर ठीक लगे तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूं। तुम क्या काम करते हो? और तुमने भूतों को देखना कब शुरू किया? तुमने कहा था कि तुम अपने फैमिली होम जा रहे थे, क्या तुम्हारा परिवार शमन भूत प्रेत वाला है? चॉय ने सिर हिलाते हुए मना किया और कहा कि वह एक गेम स्ट्रीमर है और उसका उस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तुम असल में वह पहली मरी हुई इंसान हो जिसे मैंने देखा है। यन मुस्कुरा कर बोली, मतलब अचानक से तुम्हें यह सब दिखने लगा तो मैं तुम्हारी पहली हूं। फिर उसने रिक्वेस्ट की कि वह चॉय का अपार्टमेंट देखना चाहती है। उसे जानना था कि वह ब्रॉडकास्ट कैसे करता है, लेकिन चॉय ने कहा कि उसका अपार्टमेंट बहुत छोटा और गंदा है, थोड़ा शर्म आती है। यह सुनकर यन की इच्छा और बढ़ गई। चॉय ने कहा कि जैसे ही उसका केस खत्म होगा वह उसे वहां जरूर बुलाएगा। खिड़की से सूरज की हल्की रोशनी अंदर आने लगी थी। यन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पहली बार होगा जब किसी लड़के के घर जाऊंगी। और तभी उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। जाने से पहले उसने कहा, एक बात और पूछ सकती हूं? चॉय ने जल्दी से कहा, हां जरूर। वह बोली, शायद हम कल जा सकें। लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करती, वह पूरी तरह गायब हो गई। चोई जानता था कि उसका समय खत्म हो गया है, इसलिए वह बस चुपचाप देखता रह गया। फिर उसने अपना स्मार्टफोन देखा जहां एक पॉपअप आया, मिडनाइट डेट खत्म हो गई है, रोमांस स्कोर कैलकुलेट हो रहा है।
वो पेशेंटली इंतजार करने लगा। इस बार उसका रोमांस रैंक नेगेटिव आया और उसे 68 एलपी पॉइंट्स मिले। कुछ देर बाद सीन बदलता है। अब हम एक बड़ी बिल्डिंग देखते हैं जो चॉई के पेरेंट्स का अपार्टमेंट था। वह बाहर खड़ा था लेकिन अंदर जाने से डर रहा था। उसे डर था कि उसके पापा फिर से उसे बेकार इंसान समझेंगे। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और डोर बेल बजा दी। सोचा बस खाना खाऊंगा और चला जाऊंगा। अंदर घुसते ही वह शॉक्ड रह गया। उसका पापा सामने खड़ा था और थोड़ी अजीब सी निगाहों से उसे देख रहा था। चॉय खुद कुछ बोलने में हिचकिचा रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, पापा कैसे हैं आप? लेकिन उसके पापा बिना कुछ बोले वहां से चले गए। यह देखकर चॉय को फिर से वही एहसास हुआ कि वह अपने ही घर में बेकार समझा जाता है। तभी उसकी माँ ने किचन से आवाज लगाई, चॉय तुम्हारा भाई भी आने वाला है, थोड़ा रुक जाओ। उसने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद खाना टेबल पर लगा। सब साथ बैठे। पापा ने भाई से पूछा, तेरी लाइफ कैसी चल रही है? भाई बोला, अब तो आदत सी हो गई है। पापा बोले, गलती मत करना। डॉक्टर बनना आसान नहीं होता। मेहनत करते रहो। यह जॉय की आंखों में साफ असहजता थी। माँ ने बीच में कहा, क्यों इतने प्रेशर में डाल रहे हो उसे? वह पहले से अच्छा कर रहा है। पापा बोले, मैंने क्या कहा? माँ बोली, आप हमेशा उसी पर ज्यादा दबाव डालते हैं। भाई ने कहा, ठीक है माँ, पापा भी तो इसी दौर से गुजरे हैं। शायद उसी वजह से ऐसा कहते हैं। माँ बोली, कम से कम उनकी पर्सनालिटी तो मानो। अच्छा है कि बड़ा बेटा यहाँ है। थोड़ा सुकून मिलता है। इन बातों से साफ दिख रहा था कि घर में चॉय को इज्जत नहीं दी जाती। फिर माँ ने पूछा, चॉय, तुम कैसे हो आजकल? यह सुनकर चॉय थोड़ा हक्का बक्का रह गया। वह जानता था कि अब वही होगा जिससे वह डरता था। बोला, बस किसी तरह सब मैनेज कर रहा हूं। हमें पता चलता है कि 3 साल पहले चॉय घर छोड़कर भाग गया था और अब उसे लगता है कि उसका यहाँ कोई हक नहीं रहा। डिनर के बाद चॉय निकलने की तैयारी करने लगा। तभी उसका भाई बोला, कहाँ जा रहा है? चॉय ने कहा, बस कन्वीनियंस स्टोर तक। भाई बोला, 3 साल हो गए, अब तो संभल जा थोड़ा। यह सुनकर चॉय गुस्से में बोला, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। भाल घर से निकलते ही चॉय ने यन के पापा का मैसेज देखा। उसमें लिखा था, हम ऐसी बातें अब नहीं सुनना चाहते, प्लीज हमें अकेला छोड़ दो, हम ठीक है। यह पढ़ते ही चॉय टूट गया और भागते हुए एक कन्वीनियंस स्टोर पहुंचा। वहां से कुछ चीजें खरीदी और बड़बड़ाया, गैस पैसे, मोटल फीस, यहां तक कि फावड़ा भी इस महीने तो सिर्फ कप नूडल्स पर जीना पड़ेगा। फिर वह अपनी कार में बैठा और कहीं जाने लगा। समझा रहा था कि जब डेट खत्म होती है तो रिलेशनशिप स्कोर के हिसाब से एलपी पॉइंट्स मिलते हैं और इनसे गेम शॉप से ऐसे आइटम खरीदे जा सकते हैं जो केस सॉल्व करने में मदद करते हैं। अभी उसके पास हैंड एलपी पॉइंट्स थे। अगर पॉइंट्स कम हो तो आइटम के इस्तेमाल तक नहीं देख सकते। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास था जिससे वह अपने टारगेट से जुड़ी एक जानकारी पता कर सकता था और चॉय ने वही आइटम यूज किया था। अब वह अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था। वही गोदाम वेयर हाउस जो यन ने बताया था। कार से उतरकर उसने फावड़ा निकाला और बोला, यन से मिलने वाली जगह के पास 3 गोदाम है जिनमें कंटेनर है। गूगल मैप्स पर भी यही जगह है, लेकिन सिर्फ इस एक फोटो से कैसे कुछ पता लगाऊं? वह वही फोटो थी जो उसे उस आइटम से मिली थी। चॉय ने खुद को मोटिवेट किया, कुछ है तो सही, कुछ नहीं से अच्छा है। पहाड़ बड़ा नहीं है, सर्च करूंगा तो मिल ही जाएगा। वक्त गुजरा, सूरज ढलने लगा, लेकिन चॉय को वह पेड़ नहीं मिला। थक कर जमीन पर बैठ गया। सांस फूल रही थी। बोला, अब तो नामुमकिन है। इतने पेड़ों में उस एक पेड़ को ढूंढना बेवकूफी है। बेहतर है यन के परिवार को मना लूं।
लेकिन फिर उसे यन की हालत याद आई जब वह पहली बार हाईवे पर मिली थी। उसने खुद से कहा कि हार नहीं मान सकता और फिर से खोज जारी रखी। कुछ देर बाद उसे वहीं पेड़ दिखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा फोटो में था। वह तुरंत खोदने लगा। खोदते हुए उसके दिमाग में कई बातें चलने लगी। किराया देना है, काम ढूंढना है। मैं यह सब क्यों कर रहा हूं किसी ऐसे के लिए जिसे 2 दिन पहले मिला। उसने सोचा काश यह गेम ही डिलीट हो जाता। लेकिन तभी मिट्टी में कुछ दिखा। उसने हाथों से खुदाई शुरू की और जो सामने आया उसे देखकर उसका पसीना छूट गया। वहां एक कंकाल स्केलेटन था और उसके चेहरे का ढांचा यन से मिलता जुलता था। जब चॉई उस कंकाल को ध्यान से देख रहा था, तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा, वह आवाज हयन की थी। यहाँ चॉई को महसूस हुआ कि यन की शक्ल थोड़ी बदल गई थी। यन ने देखा कि चॉय के कपड़े मिट्टी और गंदगी से भरे हुए थे। तो वह बोली, तुम्हारा हाल तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बड़ा हो गया हो। यह क्या हालत बना ली अपनी। ऐसा कहते हुए यन उसके पास आई, लेकिन चॉय ने उसे रुकने को कहा। वह नहीं चाहता था कि यन उस कंकाल को देखे। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी डालकर उसे ढकने की कोशिश की, पर यन ने देख ही लिया। वह देखती है, आधी जमीन में दबा हुआ उसका खुद का कंकाल। चॉई कुछ समझा पाता। उसे पहले ही यन बोली, मुझे लगा ही था तो तुम ही थे जिसने मुझे ढूंढ लिया। आमतौर पर वह हमेशा जंगल के पास वाली सड़क पर जागती थी, पर पहली बार वह यहाँ जागी थी, इसलिए वह थोड़ा कंफ्यूज थी। लेकिन गुस्सा करने की बजाय यन मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मुझे पता था कि मैं वहीं थी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चॉई की आंखों में आंसू भर आए, पर यन ने उसे शांत किया। यह तुम्हारी गलती नहीं है। रो क्यों रहे हो? तुम्हें रोते देखकर मेरा दिल और दुखता है। चॉई को महसूस हुआ कि वह कितना लाचार है, किसी की मदद नहीं कर पा रहा। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई और जांच शुरू हो गई। कुछ पुलिस वाले चॉइस से पूछताछ करने लगे। तभी पीछे से किसी ने पूछा, क्या तुम वही हो जिसने रिपोर्ट की थी? वह एक डिटेक्टिव था। उसने अपना परिचय दिया। मैं हूं हान यंग चूल वायलेंट क्राइम यूनिट से। मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। चोई थोड़ा डर गया। डिटेक्टिव बोला, मुझे पता चला कि तुम यहां से गुजर रहे थे और कुछ अजीब निशान देखकर खुदाई करने लगे, और वहीं से यह बॉडी मिली। पर मेरी प्रोफेशनल समझ कहती है कि यह इतनी आसान बात नहीं है। तुमने बाकायदा फावड़ा भी खरीदा, तो रात के इस वक्त तुम पहाड़ पर क्यों आए थे? इन सवालों से जॉय का डर और बढ़ गया। हर बात ऐसे लग रही थी जैसे वही कातिल हो। डिटेक्टिव बोला, हम स्टेशन में अलग से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पर फिलहाल बस जिज्ञासा है। इतने बड़े पहाड़ में तुमने सीधा वहीं क्यों खोदा जहां बॉडी थी? थोड़ा शक तो होता है। ना फिर उसने चॉय के कांपते हुए हाथों को देखा, जिससे लग रहा था कि वह कुछ छुपा रहा है। डिटेक्टिव बोला, अगर तुमने ही क्राइम किया और गिल्ट महसूस हुआ तो खुद रिपोर्ट करना ज्यादा बिलीवेबल लगता है। नहीं, चॉय जल्दी से बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस हायन के लिए बुरा महसूस कर रहा था। डिटेक्टिव ने जैसे ही यह नाम सुना वो बोला, हमने तो अभी तक उस बॉडी की पहचान भी नहीं की। तुम्हें उसका नाम कैसे पता? क्या मरने वाली ने खुद बताया? चोई को समझ नहीं आ रहा था। अगर वह बोले कि उसे भूत दिखता है तो कोई मानेगा नहीं। क्या वह गेम दिखाए? नहीं, सब उसे पागल समझेंगे। उधर यन पीछे से सब देख रही थी। वह समझाने की कोशिश करती है कि चॉय बेगुनाह है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, मेरी बेटी यहाँ है। वह और कोई नहीं, यन का पिता था। सालों बाद अपने पिता को देखकर यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हल्की आवाज में पापा कहा, लेकिन कोई नहीं सुन पाया। उसका पिता चॉय के पास आया और बोला, तुम वही हो ना जिसने मुझसे संपर्क किया था? फिर हमें फ्लैशबैक में दिखता है
जब पिता ने चॉय का मैसेज इग्नोर किया था तब चॉय ने फिर से लिखा था कि उसने हाय यन की बॉडी ढूंढ ली है। उसने कहा था मुझे पता है, यकीन करना मुश्किल है, पर बस एक बार भरोसा कर लीजिए। यन भी आपको देखना चाहती है, इसीलिए वह यहाँ आया था। वह सीधे चॉय की कॉलर पकड़कर चिल्लाया, मेरी बेटी यन कहाँ है? चॉय ने कहा वह यही है, आपके बिल्कुल पास। तभी डिटेक्टिव हान बीच में आया और बोला, सर मैं डिटेक्टिव हान यंगचल हूं, वायलेंट क्राइम यूनिट से। मुझे नहीं पता इस रिपोर्टर ने आपसे कैसे संपर्क किया, लेकिन विक्टिम की पहचान अभी तय नहीं हुई है और जब तक रिलेटेड पार्टी कंफर्म नहीं होती सीन पर किसी को आने की अनुमति नहीं है। यन अपने पिता को देखकर टूटी हुई लग रही थी। वह उनके शर्ट को पीछे से खींचने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ किसी चीज से टकरा नहीं पाता। वह बार बार पापा कहती है, पर कोई असर नहीं। फिर उसने वह सब कहा जो 2 सालों से उसके दिल में था। मैं 2 साल तक अकेली भटकती रही, यह सोचकर कि मेरा परिवार मुझे ढूंढ रहा होगा। मरने के बाद भी मैं मर नहीं सकी। अब वह काबू खोने लगी। अगर पापा भी मुझे नहीं देख पा रहे तो अब मैं क्या करूं? मैं फिर से अकेली नहीं रहना चाहती। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। चॉय के फोन पर पॉप अप आया, हर लिंगरिंग अटैचमेंट ग्रो स्ट्रंगर। चॉय तुरंत बोला, आपकी बेटी यही है। उसकी आवाज से यन थोड़ा शांत हुई। वो डिटेक्टिव से बोला, आपने पूछा था ना कि क्या मरने वाली ने खुद अपना नाम बताया? तो सुनिए, एक दिन मैं हाईवे पर गाड़ी चला रहा था, तभी एक खून से लथपथ और अस्तव्यस्त औरत ने मेरी गाड़ी रोकी। वह मर चुकी थी। मैंने कभी भूत नहीं देखा था, इसलिए डर गया, भागना चाहता था, पर वह रो रही थी, कह रही थी मदद करो, मुझे अकेला मत छोड़ो। उसका नाम हाय यन था। अब सब डिटेक्टिव यन का पिता और खुद यन ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। चॉय बोला, मैं बस उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए यहाँ आया हूँ। पता नहीं कैसे, पर लगता है मैं उन लोगों को देख सकता हूँ। डिटेक्टिव कुछ बोलने ही वाला था कि यन के पिता ने रोक दिया और पूछा, क्या मेरी बेटी सच में यही है? चॉय ने कहा हाँ और उधर इशारा किया जहां यन खड़ी थी। कुछ पल के लिए पिता चुप रहे, फिर बोले, मैं अभी आता हूँ। वह अपनी कार तक गया और एक पुरानी गुड़िया लेकर लौटा। उसने कहा, यह वह गुड़िया है जिसे यन बहुत पसंद करती थी। बड़ी होने के बाद भी बिना इसके सो नहीं पाती थी। जब से वह गायब हुई, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता था, उम्मीद में कि वह एक दिन लौट आएगी। उसने गुड़िया चॉय को दी और कहा, अगर मेरी बेटी यही है तो उससे पूछो इसका नाम क्या है। तभी यन ने हाथ बढ़ाकर गुड़िया पकड़ ली और सबकी आंखों के सामने वह हवा में तैरने लगी। धीरे धीरे गुड़िया चॉय के पास आई और उसने कहा, इसका नाम मानिया है। यन अपनी गुड़िया देखकर मुस्कुरा दी। कुछ समय बाद पुलिस स्टेशन में चॉय बयान दे रहा था। बाहर आते हुए उसने कहा, अंदर तो दम घुट रहा था। बाहर देखा तो यन अपने पिता के साथ थी। दोनों आदमी बेंच पर बैठ गए और बियर के कैन खोले। पिता बोले, मेरी बेटी की मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं जरूर किसी दिन तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। चॉय बोला, ऐसा मत कहिए, मैंने बस वही किया जो सही लगा। पिता बोले, वह मेहनती बच्ची थी पर ऐसे बाप के घर पैदा हुई जिसने बस उसे तकलीफ दी और अब वह चैन से भी नहीं सो सकी। दिल फट रहा है मेरा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूछा, अब मेरी बेटी का क्या होगा? चॉय ने कहा, यन पूछ रही है कि क्या मैं एक मैसेज पहुंचा सकता हूं। पिता ने सिर हिलाया। चॉय ने यन का आखिरी संदेश पहुंचाया, मैं ठीक हूं पापा, मैं बस तुम्हारे और छोटे भाई की चिंता में थी। मुझे पता है मेरे बिना घर अधूरा लगेगा, पर अब मैं खुश हूं कि आप सबने हिम्मत रखी। अगर आप बस कभी कभी मुझे याद कर लिया करें तो मेरे लिए वही काफी है। शुक्रिया, मुझे आपकी बेटी बनकर बहुत खुशी हुई। कहते हैं कि माता पिता से पहले जाना सबसे बड़ा अपमान होता है। माफ करना कि मैं पहले चली गई।
यन ने गुड़िया की मदद से पिता के सिर को छुआ और बोली, मैं हमेशा आपके साथ हूं। अगर मैं फिर कभी जन्म लूं तो आपकी बेटी बनना चाहूंगी। पिता रोते हुए बोले, और मैं फिर से तुम्हारा पापा बनना चाहूंगा। चॉय पास बैठा सब देख रहा था, कुछ कह नहीं पाया। तभी उसके फोन पर पॉप अप आया। शी वास ऑन द फ्रीडम रोड ब्रांचिंग पॉइंट, तो डेड अनेबल टू डाई। शी वांड द हाईवे, बट थैंक्स टू योर एफर्ट्स शी हैज बीन फ्रीड, येट हर हार्ट स्टिल होल्ड्स अ लिंगरिंग अटैचमेंट। चॉय यह पढ़कर सन्न रह गया। अगली विंडो में लिखा था, वेदर शी स्टेज विद यू और नॉट डिपेंड्स एंटायरली ऑन योर चॉइस। यन ने आंसुओं में कहा, अब क्या करूं चॉय, मेरा समय आ गया है। चॉय पूरी तरह कंफ्यूज था। क्या उसे रोक ले इस दुनिया में और हमेशा पछताए, या उसे शांति से जाने दे। गेम ने आखिरी बार पूछा, डू यू वांट टू आस्क हर ऑन डेट। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो जल्दी आए तो 1000 की लाइक पूरा कर दो।